और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप दिल्ली की दूरी भी बहुत कम समय में महज 6 से 7 घंटे में तय कर सकते हैं। तो देखिए इटावा से होता हुआ ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत हम कह सकते हो रही, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कल से यहाँ पर आपको नजर आने लगेंगी गाड़ियां। हालांकि अगर इसका हम सफर देखें तो बहुत ही आरामदायक सफर कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खुद वहां पर राइड करते हुए बताया कि बहुत ही स्मूथ यहाँ का सफर रहने वाला है लोगों का। यानी कि जो अभी तक एक्सप्रेसवे बने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उन सबसे यहाँ पर तमाम चीजों को देखते हुए, जो खामियां थोड़ी बहुत रही होंगी सबको ध्यान में रखते हुए इस सफर को और आसान और सुलभ बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। तो देखिए ये 28 महीने में बनकर तैयार हुआ। भुखमरी की वजह से होती थी, डकैतों की वजह से होती थी, अब वहां पर ऐसी शानदार सड़कें बनी है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो रिकॉर्ड टाइम में बनके तैयार हुआ है और ये बुंदेलखंड के 7 जिलों को जोड़ेगा। तो ये समझा जा सकता है कि बुंदेलखंड में अब रफ्तार पकड़ी जाएगी, विकास यहाँ पर तेज होगा, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो विकास बहुत तेजी से होता है। इस समय हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसकी आधारशिला फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और अब ये रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार है। 36 महीने में बनना था, लेकिन काम इतनी तेजी से हुआ कि 28 महीने में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश की में अगर सड़कों की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, तो ये तीसरा बड़ा एक्सप्रेसवे है जो यूपीडा ने बनाया है, जो इसकी नोडल एजेंसी है। 296.07 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 14,800 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है बनाने में। और ख़ास बात यह भी है कि यूपीडा और सरकार ये कह रहा है कि इसको बनाने में जो वित्तीय नियमों का ऐसा पालन किया गया है कि इसमें तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की बचत हुई है इसको बनाने में। यानी इस और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस एक्सप्रेसवे की जिसका उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आज चर्चा को इसी पर हम शुरू करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं सभी से सबसे पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे बीच में समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। समीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शरद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र प्रताप सिंह जी अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपका रुक लूं, क्योंकि आज इस एक्सप्रेसवे की खूबियां क्या कुछ रहेंगी और रोजगार की बात जो कही जा रही है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लोगों को बहुत अधिक संख्या में मिलेगा धीरे धीरे करके, उसकी भी जो राह है वो आसान हो जाएगी। तो थोड़ा इस पर प्रकाश में चाहती हूँ आप डालें कि कैसे वो। पिछले 40-45 साल में मैंने देखा कि बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित रहा। सरकार किसी भी पार्टी की हो, बुंदेलखंड का विकास जितना की अपेक्षा की जाती थी सरकारों से वो नहीं हुआ। और बहुत सी सरकारों ने पैकेज भी अनाउंस किए, लेकिन वो पैकेज कितना वहाँ की जनता को फायदा दे पाया ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित रहा है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग बुंदेलखंड जाते रहे और वहाँ पर जाके प्रॉमिस भी करते रहे, लेकिन वो जितना विकास होना चाहिए था वहाँ की जनता सफ़र करती रही। अब आज 14,000 करोड़ से लागत से ये बुंदेलखंड का ये जो बन रहा है तो उम्मीद की जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की कनेक्टिविटी जो है, गांव का आदमी अगर कुछ पैदा कर रहा है, वो अगर कनेक्ट नहीं होगा बड़े मार्केट से तो उसका प्रोड्यूस अगर नहीं पहुंच पाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जब एक्सप्रेसवे बन रहा है और साथ में गांव से भी लिंक्ड अगर रोड बन रही हैं और उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ की जो रहने वाली जनता है उसको भी फायदा होगा। और जो हमने जैसे देखा कि ये जो आगरा एक्सप्रेसवे बना उससे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, तो जो लोग उस एक्सप्रेसवे पे गए उन्होंने भी बताया कि ईस्टर्न यूपी पहुंचना बहुत आसान हो गया है। जहां उनको लखनऊ से मऊ और घोसी पहुंचने में बहुत समय लगता था, अब वो बहुत कम समय में पहुंचने लगे हैं। तो बुंदेलखंड का ये जो एक्सप्रेसवे और जो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं प्रॉपरली तो जाहिर बात है कि वहाँ के लोगों का विकास होगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेसवे हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अगर वहाँ की रहने वाली जनता का विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो मशीनरी है जो सरकार की, और उन सबको ये इस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ताकि जनता को जल्द से जल्द उसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल।
और अब मैं आपके पास आ रही हूँ शरद जी, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार में एक और कड़ी जुड़ रही है। अब एक कड़ी जब आप जोड़ रहे हैं तो उसको आगे और कैसे ले जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आप यहाँ पर दोनों तरफ बनाने वाले हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी के साथ साथ आप डिफेंस कॉरिडोर पर भी आगे पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। तो कैसे आगे आने वाले समय में या आप चाहेंगे कि ये एक्सप्रेस वे बनने के साथ लोगों को और अत्यधिक लाभ मिले? शुभांगी जी, देखते पहले जब आप उत्तर प्रदेश आते थे तो अगर आप पूछे किसी से कि फलानी जगह कितनी दूर है तो वो बताते थे जी 4 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। आप पूछे कि कितनी किलोमीटर कितना है, कहते जो किलोमीटर से मतलब नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 4 घंटे लगेंगे आपको पहुंचने में। क्योंकि सड़क का क्या हाल है, बाढ़ का क्या हाल है, उसके ऊपर तय होता था कि कितनी देर में आप कहां पहुंचेंगे। अब आप देखिए कि 6 एक्सप्रेसवे बनाए गए, जिसमें अभी जैसे कपूर साहब ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम हुआ है। बुंदेलखंड पहले डकैती, चोरी, माफिया के लिए जाना जाता था, बुंदेलखंड विकास के लिए जाना जाता है। दूसरी चीज की सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी, पूरे भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बुंदेलखंड में 300 मेगावाट का लगने जा रहा है। तो इस तरह के जो विकास के कार्य हैं उनसे उत्तर प्रदेश में चौतरफा परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में कल ही देख रहा था, जो आरबीआई के जो फिगर हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में अब हुआ है। दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे आ गया है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश हो गया है। तो ये जो विकास है ये निरंतर चल रहा है, और खासतौर से पहले जो विकास होता था, जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके नेता कहां रहते थे उसके ऊपर तय होता था कि किस क्षेत्र में विकास होगा। एक पार्टी आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, दूसरी पार्टी आई उसमें मध्य उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। अब आप देखिए पूर्वांचल में किस तरह का विकास हो रहा है। बुंदेलखंड जिसका लोग नाम तक नहीं जानते थे, आज वो विकास की पृष्ठभूमि पे आ चुका है। तो इस तरह आप 10 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, कोई भी क्षेत्र 17 आप देखिए एयरपोर्ट बने हैं, और जिसमें 5 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पूरे भारत में अकेला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां की 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो इससे पर्यटन का विकास होगा, स्वास्थ्य सेवा का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा। और तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने 5 साल, जिसमें कि 2.5 साल वायरस की भेंट चढ़ गया था, ये 2.5 साल में विकास हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर चौतरफा बहुमुखी विकास की और आगे प्रदेश को, देश को ले जाती बीजेपी सरकार दिख रही है। मैं आपके पास आ रही हूँ समीर जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और इससे कोई नहीं मुकर सकता कि उससे चौतरफा विकास तो होगा ही। पहले बुंदेलखंड की तस्वीर क्या थी, जहां पर बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, डकैती का खौफ था। अब लोग वहां पर आसानी से अपनी चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं, करा सकते हैं, और इसी के साथ आगे रोजगार के अवसर भी उनके आगे खुलते जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें जो सरकार का एक कदम, ये पहल, इसमें सपा कैसे साथ और कैसे देख रही है इस प्रोजेक्ट को, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी और मोदी का? देखिए शिवांगी जी, जितने अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात जो है, या फिर एक्सप्रेसवेज की बात इन जनरल अगर है, तो समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं समझता कि एक्सप्रेसवे कितना जरूरी है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और ना सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि उसके साथ जितनी भी जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसानों के लिए सहूलियत हो, इन सबको देखते हुए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी ने ना सिर्फ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को दिया था, बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को का भी जो विजन था वो समाजवादियों ने रखा था, ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, वो पूर्वांचल के जो जनता है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, उसको लखनऊ से और आगे दिल्ली से जोड़ा जाए। तो इसमें कोई डिनाई करने वाला फैक्ट नहीं है कि एक्सप्रेसवे है या रोड है। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास उसके रोडों के जाल से बढ़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी एक्सप्रेसवे आ रहे हैं या जो भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उससे प्रदेश का विकास होगा, उसमें होना भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे हो, देश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे हो, ताकि ना सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी सहूलियतें हैं उससे जनता को फायदा हो।
ठीक है। लेकिन शिवांगी जी, जितनी बातें अभी यहाँ पे हुई हैं, इसमें कई बार ये कहा गया कि बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा था, माफियाओं से ग्रस्त था, चोरी डकैती थी, तो वो चोरी डकैती आज अगर पहले कहा जा रहा है बुंदेलखंड, तो आज पूरे देश में आज पूरे प्रदेश में चोरी डकैती और माफियाओं का राज चल रहा है। ठीक है, तो इसको उसके मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका विकास हो। और ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इससे नो डाउट उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो जिले के थ्रू वो निकलेगा बुंदेलखंड, उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनके किसानों को लाभ होगा। लेकिन हमने देखा कि जो एक एक्सप्रेसवे के कुछ मानक होते हैं या उसका जो विजन होता है बनाने का, जैसे कि हमारी सरकार ने जब एक्सप्रेसवे बनाया था, तब उसमें ना सिर्फ कनेक्टिविटी एक पॉइंट था, बल्कि कनेक्टिविटी के साथ साथ जिन जिन जिलों से वो गुजर रहा था, उन जिलों में की उनकी पैदावार के लिए, उनके पैदावार के बेचने के लिए वहां पे मंडियों का प्रोविजन दिया गया था, वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का प्रोविजन दिया गया था, वहां पे वेयरहाउसेस का प्रोविजन दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार वापस नहीं आ पाई, तो वो हमने देखा कि आज वो एज इट इज है। वहां पे अभी तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि अब कितना ज्यादा यूज्ड एक्सप्रेसवे है, वहां पे अभी तक कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या ऐसी मंडी की फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं। और अगर बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी सेम दिक्कतें हैं। अभी भी वहां पे कोई, हालांकि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं कि वहां पे रोजगार आएगा, वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, लेकिन अभी जब आगरा, या तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ कोई द्वेषपूर्वक कार्यवाही हुई है कि समाजवादियों का है, इसलिए वहां पे ऐसा काम नहीं किया जाएगा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है समीर जी, आप जो बात रख रहे हैं कि आपकी जब गवर्नमेंट थी, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आसपास जो आपने विकास के लिए एक नई लिस्ट बनाई, जिसको आप आगे लाना चाहते थे, लेकिन आपकी सरकार नहीं आई तो वो अधूरी रह गई, तो इसका आपका आरोप है कि वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही चीजें। मेरा आरोप इस बात पे नहीं कि वो पूरी नहीं हो पाई शिवांगी जी, मेरी कंसर्न है इस बात से कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक कनेक्टिविटी ना देखी जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी तो वो है ही, वो देश की, वो प्रदेश की दूरियां कम कर रही है। सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, इसके आसपास भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूं कि सिर्फ बातें ना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की अगर बात हो रही है तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दिखें, क्योंकि अभी तक हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं देखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो चुका है, यूज हो रहा है, उसमें भी अभी तक नहीं आया है। तो ये कहना कि बुंदेलखंड में भी आ जाएगा, तो बुंदेलखंड को जो सौगात दी जा रही है वहीं पर वो मौजूद है। अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूं, देखिए बहुत कम वक्त बचा है, जब तस्वीर देखेंगे प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, लेकिन इसी के साथ आज जरा ये भी बताइए, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि आज काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, पहले से डिसाइडेड है किसको कहां बैठाना है, तो व्यवस्थाएं कैसी हैं लोगों के आने की और उनको वहां पर बैठाने की, व्यवस्थापक तस्वीरें कैसी होंगी? देखिए, बहुत सारी तादाद में लोग आ रहे हैं, खासतौर पे बुंदेलखंड रीजन में, जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, वहां से लोगों को यहां पर बुलाया गया है, उनके बैठने का इंतजाम किया गया है, वो व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो नोडल पॉइंट है, ये टोल प्लाजा है, जिसके ठीक बगल में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। तो इस जगह से ठीक बगल में मेरे मंच बना हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब से थोड़ी देर में, कुछ घंटों बाद होना है। तो इस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, लोग आ रहे हैं। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये लोक कलाकारों के लिए बनाया गया है। बुंदेलखंड के जो लोक कलाकार हैं, लोक गीत गाने वाले लोग हैं, लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले, उन जगह बनाए, एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि वो अपनी बात को रख सके, अपनी शैली को प्रदर्शित कर सके। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुराने अनुभवों को लेते हुए इस बार और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यूपीडा हाजिर हुआ है और एक अच्छी सड़क देने का वायदा किया गया है। प्रधानमंत्री आएंगे और इसको बुंदेलखंड के लोगों के लिए, जहां पर ये कहा जा रहा था कि रफ्तार कम है यहाँ पर विकास की, उसके लिए एक बेहतरीन सड़क आज लोकार्पित करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, मैं आपके पास भी आऊंगी बीच बीच में, वहां की तस्वीरों को आप दिखाइएगा, जो अपडेट होगी वो आपसे लूंगी। मैं देवेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, विकास की रफ्तार की जब बात आती है तो बीजेपी लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही उत्तर प्रदेश में। बहुत ही जल्द देखिए देश का पहला ऐसा राज्य भी बन जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे होंगे, 5 एक्सप्रेसवे, 6 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। लेकिन अभी इस रफ्तार को, विकास की रफ्तार को अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिविटी के साथ ही तो आगे बढ़ रहा है कि इसमें भी नेगेटिविटी दिखती है? देखिए शिवांगी जी, हाँ, निश्चित तौर पर विकास का, जो चौमुखी विकास का किसी भी प्रदेश का और किसी भी क्षेत्र का होता है, उनमें सड़क एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता है। और अभी बहुत देर से कई सारे लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुंदेलखंड में चोरी, डकैती, लूट, गरीबी। मैं इससे इतर कहना चाहता हूँ,
बुंदेलखंड अपने आन बान शान, अपनी ऐतिहासिकता, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी धरोहर जो उसकी है, उसके लिए जाना जाता है। एक से एक बड़े बड़े सूरमा, एक से एक बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, एक से एक महान आल्हा उदल को हम कैसे भुला सकते हैं। और आज भी बुंदेलखंड में, ये पूरे उत्तर प्रदेश और कई सारे देश के कोने में यदि कोई निर्माण होता है तो आज वहीं के खनन, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे महोबा हो, चाहे वो जो है झांसी हो, ललितपुर हो, न जाने कितनी जो है खनन के वहाँ पे भंडार हैं, न जाने कितने कितने जो मिनरल्स के वहाँ भंडार हैं। तो हम उसको कैसे जो है एक गरीबी की रेखा और उसमें चोरी और डकैती देख सकते हैं। हमारा इस पे ये कहना है कि जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस का आज उद्घाटन हो रहा है, निश्चित तौर पे इसका स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो ये सड़कें का निर्माण होता है, भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरी इसका जो है महिमा मंडन करती है और इसका जो है श्रेय लेती है। हर सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, सब सरकारों ने रोडें बनाई है। कोई ये नया काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में, जब यूपीए की अगर आप सरकार सरकार में, तो आपको लखनऊ अपने द्वारा किए गए काम तो जनता के बीच में रखने होंगे ना, नहीं रखेंगे तो कैसे? निश्चित तौर पर वो तो हर सरकार करती है। आप भी अपनी सरकार के कार्यकाल की खूबियों को बताते हैं ना, शिवांगी जी, कि हमने भी अपनी सरकार कार्यकाल में ये सब किया। बोलने का जब मौका दिया जाए जी। शिवांगी, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि ये रोडें बना रही है, अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, सड़कों से विकास होता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई चरम पे है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, जिस तरीके से वो चंद उद्योगपति मित्रों को उनको खुश करने के लिए और उनके बिजनेसों को डेवलपमेंट करने के लिए जिस ओर काम किया जा रहा है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट आप डीपी जी क्या लग रहा है, ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में आप ले जा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे जो आज डिफेंस कॉरिडोर हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, आखिर कौन लोग हैं जिनको लोगों की, आम आदमी की आय कम हो रही है और इनके चंद उद्योगपतियों की आय हजारों हजार गुना बढ़ रही है। मेरा जो प्रश्न है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इससे क्या सिर्फ इनके चाहते कारोबारियों को लाभ है? निश्चित तौर पे आज अडानी हो, अंबानी हो, इनके सारे लोगों कितनी गुना, इनके हजारों गुना इनके मुनाफे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि ये, जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया पब्लिक का जो है टैक्स का पैसा लगता है। मैं भी बहुत सारे जिम्मेदार पदों पे रहा हूं सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, देखा है मैंने। ठीक है। न जाने कितने एक हवाई जहाज जो है खरीदने के लिए सरकार का हजारों करोड़ रुपए लगता है। और ये आज पूरे देश की एयरपोर्ट, इसमें सरकार ने पैसे बचाए। देवेंद्र जी, मेरा सवाल बात ले जा रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है देवेंद्र जी, मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी आपके पास। मेरे संवाददाता अभिषेक एक बार फिर से जुड़ गए। कहीं ऐसा ना हो, आज डीपी जी सुन लीजिए, मैं आती हूँ अभी। मेरा सवाल फिर से मैं लूंगी क्योंकि उसका जवाब मुझे मिला नहीं सही से। मैं बुंदेलखंड एक बार फिर से चलती हूँ, जालौन चलती हूँ, जहां पे अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, आप लगातार वहां की तस्वीरों को दिखा रहे हैं, संस्कृति वहां की, धरोहर वहां की, जिसको भी सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज इसके उद्घाटन के साथ उसको भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को भी वहां पर बढ़ावा मिलेगा। तो एक ये जो खूबसूरती आज दिख रही है, ये कैसे आगे आने वाले दिनों में और निखरेगी? अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बुंदेलखंड का अपना एक हजारों साल का एक इतिहास है, एक कल्चर है, एक धरोहर है जो कैद होके रह गई थी एक जगह पे ही। बहुत ज्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाया है, लोगों को वहां के बारे में पता है। अभी हम की बात, एक बड़ा हिस्टोरिकल एक कल्चर है यहाँ पे, हजारों साल का है, लेकिन उस लोग बीच में हिसाब से पहुंचाना चाहिए था, वो पहुंच नहीं पाया था। यहाँ पे कुछ स्थानीय कलाकारों से अभी हमारी बात हो रही थी, उनका एक कहना है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए ताकि दिल्ली और लखनऊ उनके लिए नजदीक हो जाए। यानी कम से कम
बाहर की दुनिया को, बुंदेलखंड से बाहर की दुनिया को पता चले कि बुंदेलखंड कितना रिच कल्चर से बिल्कुल। भरा पड़ा है, कितनी ऐसी लोक संस्कृति है जो बुंदेलखंड के जिलों में है, बुंदेलखंड के गांवों में बसती है। तो सबको ऐसा लगता है कि अगर विकास हो रहा है क्षेत्र का तो जाहिर तौर पर उनके कल्चर का भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। कल्चर एक जगह, संस्कृति एक जगह सिमट के नहीं रहेगी, उसको बचाते हुए आगे ले जाया जाएगा। तो सबको लगता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक माध्यम हो सकता है। शायद अभी इसका असर ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले सालों में जरूर इसको महसूस किया जाएगा कि बुंदेलखंड की जो संस्कृति है वो इस 296 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगी। इसके जरिए वो दूर दूर तक फैलेगी अभिषेक। और मैं चाहती हूँ आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आ रही, डीपी जी मैं आऊंगी आपके पास। वेट प्रदीप जी, देखिए यहाँ पर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा, इससे ही कहा जा रहा है। लेकिन ये स्थानीय अर्थव्यवस्था कैसे और लाभान्वित होगी, कैसे उसकी में तस्वीर दिखेगी, मैं चाहती हूँ इस पर भी आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए, दर्शक उसको भी समझ पाए ताकि कि कैसे होगा पॉसिबल ये। प्रदीप जी। मैं बोलूं? जी प्रदीप जी। देखिए, एक्सप्रेसवे बनना, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जो डेवलप होना चाहिए वो, और जिस तरह से जो मंडी की बात भी है कि सामान पहुंचेगा तो मंडी में पहुंचेगा, जहां पर भी पहुंचेगा या बड़े बड़े शहरों के बाजारों में पहुंचेगा। तो ये सारा जब तक कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो प्लान किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉमिस किया गया है, जो बताया जा रहा है, जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक कैसे विकास होगा। तो ये ज़रूरी इस बात की है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है एक्सप्रेसवे के साथ वो डेवलप हो, तो वहाँ किसानों के जो प्रोड्यूस हैं वो वहाँ पे पहुँचे। और जाहिर बात है कि देखिए, किसानों का ही नहीं है, पूरा का पूरा जो वहाँ का जो कल्चर है वो भी जो है उसका भी एक एक्सपोजर होता है। लोग बाहर से आते हैं, लोग वहाँ से लोग बाहर भी जा सकते हैं, तो एक कनेक्टिविटी भी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है प्रदेश सरकार को कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस किया गया है और जो विकास की बातें कही गई हैं वो सारा इम्प्लीमेंट हो समय के अनुसार, टाइम बाउंड मैनर में, तो वहाँ के लोगों का विकास होगा। क्योंकि बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित रहा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की बहुत हालत खराब रही है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको टॉप प्रायोरिटी पे उसका वहाँ का डेवलपमेंट हो। ठीक है। अब मैं आपके पास आ रही हूँ शरद जी। देखिए, टॉप प्रायोरिटी की बात कही जा रही है, हालांकि योगी और मोदी की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में रहा है बुंदेलखंड, लेकिन अभी जिस बात की चर्चा हो रही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो ला रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के आसपास, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और बाकी एक्सप्रेसवे जैसे कि समीर जी भी कह रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप देख लीजिए, आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आप देख लीजिए, वो मूलभूत सुविधाएं, उन चीज़ों को आप आगे नहीं बढ़ा पाए। जहाँ पे जो चीज़ें थी वो वहीं पर रुक गई हैं, आप उसको आगे डेवलप और नहीं कर पा रहे ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिले, उनके लिए और जो चीजें वो आसान सुगम हो जाए। इस पर मैं जवाब चाहती हूँ, किस तरीके से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात करते हो तो कैसे वहां पर लोगों को आप लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कितना वक्त आपको उसके लिए चाहिए। बुंदेलखंड में जो आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं, डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, इन सब के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं और कब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनेगा, इन सब चीजों को बताइए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बड़ा सवाल यहाँ पर समीर जी का था, मैं चाहती हूँ उस पर भी जवाब दें आप। शुभांगी जी, देखिए, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, कोई पंक्चर चिपकाने की दुकान नहीं लगानी है या कोई वेल्डिंग की दुकान नहीं लगानी है कि आपने 2 टायर सड़क पे टांगे और आपने पंक्चर चिपकाना शुरू कर दिया। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, वहां पे जमीनें, भूमि अधिग्रहण होता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। अभी आप देखें कि जिस तरह 17 में जब हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने उसी समय सितंबर में हम लोगों ने भूमि जो किसानों से बातचीत शुरू कर दी थी, जो नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, और उनसे बातचीत करके उनको मुआवजा 3000 करोड़ का मुआवजा तय किया गया, उनको मुआवजा दिया गया, जमीन ली गई। उसके बाद एग्रीमेंट किया गया विदेशी स्विस कंपनी से जो उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो ये इस डिफेंस कॉरिडोर में हमारे पास पहले हमें जमीन लेनी थी, जमीन लैंड एक्विजिशन 5000 एकड़ जमीन डिफेंस कॉरिडोर के लिए लेना था। उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बिजली, हर चीज की सुविधा दी जाती, वो एक दिन में नहीं होती। मैंने पहले भी आपसे चैनल पे आपसे कहा था कि हम लोगों को 2.5 साल के अंदर हम लोगों ने काम किया है। 2.5 साल वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। 2.5 साल वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। उस बीच में हमने अगर इतना काम किया है तो आप सोचिए कि क्या हम क्या कर सकते हैं। आप 5 इंडस्ट्री के नाम बताइए कि आप 5 इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाए हों।
एक भी इंडस्ट्री का नाम आप शरद जी बता दीजिए कि आपने कौन सी इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो हमारे युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी देने के लिए आपने कौन सा कल कारखाना लगाया है? केवल ब्रेकिंग सेरेमनी ज्वाइंट जो है और ये औद्योगिक 100 उद्योगपतियों को बुला करके हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रचार तंत्र को आप जो है हाहाकार मचा करके लखनऊ में, जवाब। और आप क्या करना चाहते हैं? आप बताइए ना कि 5 साल सरकार जवाब। आपकी हो चुकी है, एक भी फैक्ट्री आपने लगाया हो जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिला हो तो बताइए आप। ठीक है शरद जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि मुकेश धीरू भाई अंबानी के साथ इंदिरा जी की फोटो है। अरे तो हमें मालूम है इन्हें उद्योगपतियों से कितनी दुश्मनी थी। सरकार और आपने योगी जी की 1.0 सरकार चल रही है। आप बताइए कौन सी फैक्ट्री लगाया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है? केवल आप उद्योगपतियों को करके और पूरे उत्तर प्लीज उनके खजाने में भरने का जो आप काम कर रहे हैं, देश की जनता सब समझ रही है। जवाब कब सुनेंगे? आप बताइए ना कितने लोग, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद कहा था, आपने कम से कम 200 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज जो है बेरोजगारी चरम पे है, आदमी ट्राई कर रहा है, 2 जोन की रोटी जो है उनको इकट्ठा कर पाना मुश्किल हो रहा है। आवाज बहुत कम मिलती है बगल में बैठकर भी। आप बताइए, प्लीज रुकिए, मुझे लगता है डीपीजी मैं इतनी देर से बोल रही हूं, आप कुछ तो केवल जो है आप रोड बना देंगे, इंडस्ट्रीज को दे देंगे, केवल ये चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए और उनके कल कारखाने जो उनको हित हो। जनता, आप ये बताइए कि इन्होंने जिस तरीके से हाईवेज पे जिस तरीके से टोल टैक्स पड़ रहा है, बड़े बड़े लोग जो है टोल टैक्स के कारण जो है रोड पे हाईवे पे जाना नहीं चाहते हैं। गरीब जो है आप 2 जून की रोटी नहीं खा पाता है और इतने सारे टोल टैक्स लेते हैं। आपसे शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, मैं प्यार से आपसे बोल रही हूँ, आप सुनिए तो। आप बताइए क्या बोलने नहीं दे रहे? पूछे ना, आप पूछिए। अरे भाई, वो जवाब देना शुरू तो कर रहे हैं ना, आप सुनिए तो। रोजगार नहीं, मुझे लगता है जो चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए जो काम करते हैं, शुरू हो रहे हैं। जनता सब समझ गई है। रुक जाइए डीपीजी, ठीक है, आपके सारे सवाल बताइए के बाद सुनिए, बोलिए शरद जी। 5 साल हो गया है। अरे डीपीजी, देखिए, मुझे देवेंद्र जी की बौखलाहट, मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। एमएलसी तो अब इनका कोई है ही नहीं। ये जो अपर हाउस है उसमें तो कोई इनका एक भी व्यक्ति नहीं है जो एमएलसी बना हो। मुद्दे पर आइए, और जो वो बात ये इन्होंने तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम किया है। इन्होंने भारतीय नहीं, विदेशी उद्योगपतियों के लिए काम किया है। भारत में कोई डिफेंस इंडस्ट्री नहीं बनने दी, किसी को डिफेंस में आने नहीं दिया, क्योंकि इनको विदेश में डील करनी हो। हवा में एयरबस पे डील करी, खेती झूठ बोलना, हवा में एयरबस पे डील करी, पानी जमीन पे बोफोर्स में करी और पानी में स्टैम्पफंडों में डील में करी। जिन बड़े बड़े उद्योगों को हमारे नेहरू जी ने, हमारी इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकारों ने लगाया, उसको आप बंद करने का काम कर रहे हैं और उसको आप उद्योगपतियों को, अपने मित्र उद्योगपतियों को एयर इंडिया में मेरे 1 लाख करोड़ रुपया, पैनलिस्ट के सबके 1 लाख करोड़ रुपया आपने स्वाहा क्यों कराए? आप ये बताइए कि एयर इंडिया को आपने 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को क्यों बेच दिया? आप अरे तो 18,000 रुपए क्या होता है? 18,000 रुपए एक बनाने लगता है, उसके बाद भी और 18,000 रुपए बेच करके उसके साथ जुड़ा रोजगार डिस्कस कीजिए यहाँ पर। एयरबस में डील हुई, पानी में डीपीजी प्लीज, शरद जी डीपीजी प्लीज, अभी आप रुकिए ना डीपीजी प्लीज। डीपीजी सुनिए ना, अभी एक्सप्रेस वे और उससे जुड़े रोजगार की बात हो रही है, उससे क्या फायदा होगा, लाभ होगा, उस पर मैं चाहती हूँ बात कीजिए। क्या बेचा क्या छोड़ा, इस पर बात मत कीजिए। अभी आपका जो सवाल था इंडस्ट्री को लेकर, मैं चाहती हूँ शरद जी उस पर जवाब दीजिए। अब अभी और कोई जवाब नहीं। इंडस्ट्री को लेकर आपने कितना काम किया है, इंडस्ट्री के जरिए कितना रोजगार दिया है, ये सवाल है डीपीजी को, इस पर जवाब। मैं बता रहा हूं कि रायबरेली में इन्होंने AK-203 राइफल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था जब वहां जमीन भी नहीं थी। लेकिन हमने वहां जमीन ली है और 203 राइफल का करार हुआ है। बिना करार का इन्होंने रायबरेली में प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। HCL लगाया कांग्रेस ने,
स्कूटर इंडिया लगाया, और जो खाद डेवलपमेंट कारखाने हुआ, लगाए। आपका कांग्रेस ने सारा तो डेवलपमेंट पूरा लखनऊ से चौमुखी रायबरेली विकास के किया बीच था में अपने हुआ, कार्यकाल रायबरेली में। के हाथ में जनता सड़क ने क्यों नहीं आपको बनी? वोट दिया है, जनता ने आपको जिताया है, तो आप बताइए कि एक भी कारखाना 5 साल में लगाया हो, सिवाय उसको बर्बाद करने के, बेचने के। क्या ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? शरद जी प्लीज इसका आप जवाब 30 सेकंड में दीजिए, फिर मैं आगे मूव करती हूँ अगले मेहमान के पास। इस नहीं पर दे जवाब पाएंगे दीजिए। शिवांगी जी। मैं बता इंडस्ट्रीज रहा को हूँ लेकर कि काम इन्होंने बीजेपी ये सरकार का। तिलस्मी पार्टी है, हाँ। ये लोग बिना ठीक है। जमीन के ठीक है, फैक्ट्री शरद जी, बना सकते छोड़िए, हैं। छोड़िए हमें उसकी जमीन बातों के को। चाहिए फैक्ट्री बनाने के फिर लिए। तो बहस होगी शिवांगी जी। ठीक है। आप इनसे आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित है, ठीक है। मेरे प्रश्न का उत्तर आप ले लीजिए। शरद जी, इंडस्ट्रीज को लेके क्या काम? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, इंडस्ट्रीज के को सैंक्शन कर दिया गया है, जो लोग जमीन ले रहे हैं उनको दिया जा रहा है। शिवांगी जी, वीवो की पूछिए फैक्ट्री लग इनसे रही कि है, पब्लिक सैमसंग की सेक्टर फैक्ट्री के लग रही इंडस्ट्री है, कितने ये लगे सारी हैं? फैक्ट्रियां लग कोई रही है उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों में। को जमीन दे रहे डिफेंस हैं कॉरिडोर औने पौने रेट में, और उनको फायदा पहुंचा जो होता है। जैसे स्कूटर इंडिया बनाया कांग्रेस ने, गवर्नमेंट का बनाया, HL बनाया अभी गवर्नमेंट कहीं- कर रहा, खाद कारखाना गवर्नमेंट कर स्कूटर रहा, इंडिया क्यों जो है कहीं? जो भेल स्कूटर बनाया इंडिया गवर्नमेंट मैं कर चाहती रहा हूँ है। जवाब आज दीजिए। तो जो अब मैं उनसे नवरत्न जब कंपनियां बार-बार हैं, मुद्दे पर लाके स्कूटर आवाज इंडिया करती हूँ, सरकार ने आप एक नवरत्न सवाल करते कंपनियां हैं, बनाया, वक्त खराब हो रहा है। चंद टुकड़ों ठीक है, में, मैं समीर जी के चंद पास मूव पैसों करी, में मैं भी अपने आऊंगी आपके पास। उद्योगपतियों शरद को जी, बेच ये दिया जवाब है। प्लीज दीजिएगा। आज इनका ठीक है, डीपीजी, उद्योग, प्लीज। इनके कल कारखाने केवल चंद उद्योगपतियों को ठीक है, खुश करने के ठीक लिए, है, उनका ठीक है, पेट भरने के लिए, डीपीजी, उनका आप रुक खजाना भरने जाइए। के अरे लिए है। डीपीजी रुक जाइए। जनता से केवल अरे वोट डीपीजी लेते रुक हैं जाइए भाई, और जीत समीर जी जाते के हैं, पास जाना है जनता मुझे। के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, ये इनका समीर चाल जी, चेहरा अब मैं आपके असली पास आ है रही और हूँ। झूठ ये बोलने जो- में माहिर अरे है। डीपीजी, इंडिया प्लीज, लिमिटेड प्लीज शांत हो आपके जाइए। कार्यकाल में बिक गया है। अब प्लीज रुक जाइए। शरद जी, मैं आपके स्कूटर पास आऊंगी, इंडिया- इंडस्ट्री को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी। आप प्लीज उस पर ही जवाब दीजिएगा इस बार। डीपीजी, इस बार आप टोकिएगा मत, क्योंकि बात नहीं पूरी हो पा रही है। समीर जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। आप बता रहे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत किसने की, आप उसका हमेशा क्रेडिट लेते जाते हैं। उसके बाद कितने एक्सप्रेसवे बने उत्तर प्रदेश में? 6 एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बने, और जो नोएडा दिल्ली यही है। मेरठ अब अगर आप कहें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार कर रही है कि हमने 13 एक्सप्रेसवे बना दिए, जिसमें से अगर जो 7 अतिरिक्त एक्सप्रेस हैं बुंदेलखंड के अलावा, उनकी अगर हम बात करें तो अभी खाली मतलब उसमें वो वाले एक्सप्रेसवे भी इंक्लूडेड हैं जिनकी मात्र अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। और ऊपर से अब एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं पहले। का काम बहुत तेजी के साथ चल गंगा रहा है। एक्सप्रेसवे का काम यमुना अभी एक्सप्रेसवे जो है वो भी शिवांगी आपको जी, पता ही गंगा होगा। एक्सप्रेसवे की अभी पूर्वांचल भूमि एक्सप्रेसवे अधिग्रहण भी 100% आने कंप्लीट वाले नहीं हैं। हुई है। ये मैं सुनी तो ये काम और बहुत स्पीड के साथ गंगा एक्सप्रेसवे का पूरी काम लिस्ट पूरा होगी कि होगा। क्या-क्या ये- आने ये- वाला ये- ये आगे चीजें बढ़ रही है, लेकिन एक्सप्रेसवे के जरिए अगर हम देखें तो जो निर्माण किए जा रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, आप क्या इसको बिल्कुल गलत कह देंगे? किसी कहीं भी विकास, कहीं भी इससे कोई फायदा किसी को भी नहीं पहुंचेगा? समीर जी, शिवांगी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं हाँ। 2 पहलू पे बात करना चाहूंगा। जो हाँ। पहला आपने बोला हाँ। कि एक्सप्रेसवे जो आ रहे हैं, देखिए आने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का अभी भूमि अधिग्रहण 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सरकारी डेटा है। मैं अपने आप से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। अगर सिर्फ भूमि अधिग्रहण को भी हम मान ले कि आधा काम कंप्लीट हो गया, तब भी वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अभी उस पे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम बाकी है, अभी कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हुई है। तो आप उसको किस तरह से बोल रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। फिर जैसे कि अभी लखनऊ कानपुर लिंक रोड की बात हो रही है, एलिवेटेड रोड, अभी उसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। तो मात्र अनाउंसमेंट करने को आप प्रोजेक्ट में अभी मत डालिए, ये पहली चीज। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी है, मैंने अभी आपके पहले अभी मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में शिवांगी जी जी नहीं शिवांगी जी, देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना नाम देकर उसकी जी अनाउंसमेंट करके बिल्कुल, वही मत क्योंकि बटोरिए। नहीं अनाउंसमेंट कहां है? उसकी अगर वाहवाही अगस्त की मत करो, कॉन्ट्रैक्टिंग, किस- शिवांगी पूरा जी किया गया ना उस कॉन्ट्रैक्टिंग काम हो को। गई, 100% भूमि पूरा अधिग्रहण किया हो गया गया, ना तो उस उसको आप काम सिर्फ को। अनाउंसमेंट कहेंगी? अब आप मुझे बताइए कि कैसे शिवांगी जी, कैसे आप आपको मुझे लगता बोलने है इससे देंगी, फायदा? तब मैं अपनी बात अपने नहीं, सामने रखूंगा नहीं, ना, नहीं, आपको सुनिए, आपके सुनिए, पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। समीर जी सुनिए, ये बताइए मुझे कि आपको क्या लग रहा है, इन एक्सप्रेसवे से कोई भी फायदा किसी को भी कुछ भी विकास में नहीं होगा? शिवांगी जी, ऐसा मैं लग यही रहा है। कह रहा हूं कि आप मेरी बात हाँ। सुनने की और समझने की ठीक है, कोशिश बोलिए, करिए। बोलिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि कैसे एक देश के विकास में उसकी सड़कें और उसके एक्सप्रेसवे का योगदान होता है। तो अगर ये एक्सप्रेसवे बन रहा है तो ये कहना कहां की बात हो गई कि नहीं, उसको कोई विकास ही नहीं होगा। हमने उस बात को तो बोला नहीं, हमने कहा कि इनफैक्ट और ज्यादा जितने वो कह रहे हैं कि 13 आने हैं, वो 13 खाली मतलब 13 हो जाए पूरे,
बात वो नहीं है कि एक्सप्रेस वे से विकास नहीं होगा, एक्सप्रेस वे विकास होगा, लेकिन जैसे अभी प्रदीप जी ने भी इस बात को माना, और ये कोई भी जो जनरल या तो आप कहिए कि नहीं हमें सिर्फ एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, हमें सिर्फ उसका उद्घाटन करना है, हमें उद्घाटन करके दिखा देना कि हमने पूरा विकास कर दिया, लेकिन फिर उसको ये मत बोलिए कि नहीं चौमुखी विकास होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, कॉरिडोर्स बनेंगे, फिर आप ये बात मत करिए। और अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर ऐसी बात मत करिए कि पंचर की दुकान लगाने जितना बराबर हो गया है। अगर आपने पूरा बोला है कि पूरा विकास करेंगे, अगर मंडियां बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, तो पहले नहीं बताता आपको कि ये पंचर बनाने इतना आसान काम नहीं है? अगर ये पहले भी था तो आप पहले खाली ये बोलिए कि नहीं अभी हमने सिर्फ रोड तैयार कर दी है, उस पर अभी चल सकता है, बाकी जो रिलेटेड विकास है वो रिलेटेड विकास अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, जितनी अभी खूबसूरती से शरद जी ने बताया कि अधिग्रहण करना पड़ता है, पैसे लगते हैं, इंडस्ट्रीज बनानी पड़ती है। ठीक है, आपकी बात का मतलब शरद जी भी समझ गए होंगे, मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे। लेकिन देखिए एक सवाल और मेरा ये है कि अगर आप कहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आप कह रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, समिट होती है उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में जो हुई है समिट हुई है, उसमें कह रहे कि क्या हुआ, कहाँ गया पैसा, इन्वेस्ट जो हुआ वो सब कहाँ है? शिवांगी जी प्लीज ऐड कर दीजिएगा, 2 समिट हो चुकी है। हाँ, वही मैं 2 समिट हो चुकी हैं। अब आपको उस समिट के बाद क्या आपको लगता है एक दिन में सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं? अगर आप ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं आपके कार्यकाल में, तो आज आपने सेरेमनी की, उसके 1 महीने बाद आप कहते हैं कि हाँ चीजें देखिए कंप्लीट हो गई हैं, सब कुछ हो गया। इतना इजी, वाकई में इजी इतना होता है? आपको लगता है कि चीजों में वक्त लगता है कि नहीं लगता है? कि एक दिन कहा और आपने 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद बोला कि काम नहीं हुआ, कहाँ गया पैसा, ऐसा होता है? जी मुझसे क्वेश्चन है? हाँ समझिए जी, ये बात तो बिल्कुल आपने अलग ही डायरेक्शन में ले गए। आपकी एक अनाउंसमेंट होने के अगले दिन ही, अगर हम जो पहले इन्वेस्टर समिट की बात करें तो वो इन्वेस्टर समिट को 5 साल से ऊपर हो चुका है, 2017 में हुआ था इन्वेस्टर समिट वो। तो 5 साल के बाद भी अगर आप कोई भी निवेश जितना आपने उसको दिखाया था कि इतने 1000 करोड़ का निवेश आ गया है, इतने MOU साइन हो गए, तो कुछ तो दिखना चाहिए। और अगर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर समिट हमने ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी की पार्टी थी, कोई विकास नहीं किया, तो उसके बाद भी क्या कहते हैं, हम सिर्फ लखनऊ में देख लीजिए तो कितना निवेश लेके आए। HCL का प्लांट आया, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें, लुलु मॉल आया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मेदांता आया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सैमसंग के प्लांट के लिए 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। तो ये तो सामने दिख रही है। तो क्या हमने भी कोई 10 साल सरकार नहीं चलाई थी, हमारे पहले कार्यकाल में ही ये चीज हो गई। तो फिर निवेश अगर लाने की नियत होगी, अगर आपको देखिए हेडलाइन बटोरने के लिए कोई काम होगा तो वो हेडलाइन में दिखेगा, और अगर काम करने के लिए नियत से काम होगा तो वो जमीन पे दिखेगा। क्योंकि जब भी विपक्ष कहता है कि आपका जो इन्वेस्ट होता है, आप जो एक्सप्रेस वे बनाते हैं वो पूरा नहीं होता है, खाली आप कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं, पूरा कुछ भी नहीं होता है, उससे लाभ कुछ नहीं होता उस तरीके से जैसा कि होना चाहिए। तो आप ये बताइए, ये समिट के बाद और ये एक्सप्रेस वे जो आज बुंदेलखंड बन रहा है, इसके बाद कितना वक्त लेंगे सारी चीजों को दुरुस्त करने में? अभी समीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वेस्टर समिट 2017 में हुआ था, और उसके बाद हमारी जब सरकार आई तो उन्होंने उन पे बातचीत शुरू हुई, और 2020 में वायरस आ गया। 2.5 साल हम लोग कोई काम नहीं कर सके, सारा पूरा उत्तर प्रदेश और देश को रोक दिया गया था। ये अभी 6 महीने पहले ये सारा काम शुरू हुआ है। उस बीच में भी हम लोगों ने हवाई अड्डे का काम कर दिया था, वो काम रुका नहीं था, निरंतर काम चल रहा था। कोई भी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री चल रही थी उनको रोक दिया गया था, लोगों की नौकरियां जा रही थी। हमारे पास मुख्य मुद्दा था लोगों को जिंदा रखना, जिसके लिए हम लोगों ने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने की जरूरत थी। जब फैक्ट्री नहीं चल रही है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, टूरिज्म बंद हो गया है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। अरे साहब, और एक क्वेश्चन का आंसर सीधा दूसरे नंबर पे लाए, एक क्वेश्चन का तो आंसर मैं चाहती हूं कि बात सुन लीजिए, बात सुन लिया कीजिए। शरद जी बोलिए प्लीज जल्दी। तो हम इनकी बौखलाहट हम समझ रहे हैं कि जो एक पार्टी 32 साल से बाहर है उत्तर प्रदेश से, उसकी बौखलाहट और उसकी बेरोजगारी से हम सब लोग आहत हैं। हमें भी दुख होता है कि वो 32 साल से सड़क पे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है पिछले 8 साल में 4 चुनाव लड़ चुकी है, चारों चुनाव में हार गए। तो ये बौखलाहट हमें समझ में आ रही है। तो हम लोग, यही आपकी असली चेहरा है और शक्ल है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रदीप जी, यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अब हम आ जाते हैं। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हम जिक्र करें, अभी हमारे संवाददाता लोगों से, वहां के स्थानीय कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे हमें लाभ होगा,
हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हम अलग दूर भी जा सकते हैं अपनी संस्कृति की यहाँ पर छाप छोड़ने के लिए, हमें और बहुत सुविधाएं इससे मिलने वाली है, हम खुश हैं इस चीजों से। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा कह था, क्या ये सही है अभी? नहीं, हमने पहले भी और आपसे चीजें कहा प्रोसेस था में आगे अगर बढ़ रही हैं तो उसके लिए समय सीमा पूछा जाना चाहिए, कब एक्सपोज पूरा होगा बस। कि एक्सपोजर होगा, लोग जो अपना क्षेत्र के लोग हैं वो अपना कल्चर को उनका एक्सपोजर होगा, बाहर से लोग आएंगे, ये जा सकें। कनेक्टिविटी तो खैर जरूरी है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि जो एक्सप्रेसवे के साथ जो साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करने की बात है, मंडी करने की बात है, ताकि जो किसानों का प्रोड्यूस है और जो तमाम इंडस्ट्रियल रिलेटेड चीज़ें हैं उसका एक, जिसे कहते हैं ना, समग्र विकास। तो समग्र विकास तभी होगा कि जब एक्सप्रेसवे के साथ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना ही जल्दी वो डेवलप हो जाए, सामने आ जाए, तभी हो पाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि जितना भी एक्सप्रेसवे के साथ प्रॉमिस किया जा रहा है वो एक टाइम बाउंड मैनर में उसका विकास हो, तो वहां की क्षेत्रीय जनता को उसका ज्यादा और जल्दी फायदा मिलेगा। ठीक है। स्थानीय युवाओं के भविष्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बहुत अत्यधिक लाभ मिलने वाले हैं। वो भविष्य कैसा प्रदीप जी आपको दिख रहा है, किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जहाँ विकास होता है तो जाहिर बात है कि लोगों की अपनी जो आमदनी है वो बढ़ती है और उनका जीवन यापन जो है वो बहुत बेहतर होता है। तो अगर जो डेवलपमेंट अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है और उसका विकास समय पे हो जाता है तो वहाँ के लोगों को होगा, क्योंकि हमने तो देखा ना कि बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित रहा है बहुत सालों से, और तमाम पैकेज अनाउंस किए गए और उसके बावजूद भी जो वहाँ पे लोग थे उनको उसका फायदा नहीं मिला। तो ज़रूरत इस बात की है कि बुंदेलखंड को और उसके विकास को टॉप प्रायोरिटी पे ले जाकर जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वहाँ के लोगों का जीवन यापन बेहतर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही बातें की। जो वादा है जिस तरीके से चीजों को लाने का, उसे तय समय पर पूरा करके शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर अभी ये सिर्फ रास्ता आसान हो रहा है, 7 जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दिल्ली से दूरी कम हो रही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से यहाँ पर मिल रहा है इटावा में जाकर या एक्सप्रेसवे, तो उससे अभी के अगर हम लाभ देखें तो कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी बढ़ती तो आदमी एक जगह से दूसरे के जाकर अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, आपका जो माल है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, रास्ते आसान हो रहे हैं, आप पिछड़े से पिछड़े क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं इसके जरिए, तो ये क्या लाभ नहीं होंगे अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो? नहीं, ये लाभ तो होगा, लेकिन तो हमने इससे कहा आपको क्या कैसे नहीं, जाहिर बात है कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं, तो उससे फायदा होगा। लेकिन समग्र विकास तभी होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्रॉमिस की गई है, साथ में वो जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, चाहे इसकी बात हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हो, जो तमाम वायदे किए गए हैं कि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करने की बात है, मंडी क्रिएट करने की बात है, जब वो होगा तो तभी विकास बहुत बेहतर होगा। वो तो देखिए प्रदीप जी आगे बढ़ेगा और उसका समय यहाँ पर पूछा जाना चाहिए शरद जी से कि कितना वक्त लगेगा। मैं टीपी जी अब आपके पास हूँ, लेकिन इस बार आप मेरे मना करने पे प्लीज चुप हो जाएगा, क्योंकि जब मैं कुछ कहती हूँ तो आप सुनते नहीं है। अभी देखिए सवाल ये है कि हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर चर्चा कर रहे हैं, आप करें कि सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट लेती है बीजेपी, क्या ये एक्सप्रेस से आपको दिख रहा है सिर्फ क्रेडिट लेने का ही है, इससे आपको लाभ नहीं दिख रहा है? जो बातें भी मैंने प्रदीप जी से डिस्कस की हैं, कनेक्टिविटी के साथ कैसे आगे लोगों को चीजों में फायदा होता है। देखिए शिवांगी जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को आपके डिबेट में कहना चाहता हूँ कि मैं भी, कांग्रेस पार्टी भी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी देश की है, इससे कोई ना प्रदीप जी इनकार कर सकते हैं, ना समीर जी, ना आप कर सकते हैं और ना शरद जी कर सकते हैं। इस देश को बनाने में, इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में जंगे आज़ादी से लेकर के आज तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डेवलपमेंट, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे कल कारखानों के फील्ड में हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी के लाने का वो हो, हम कहना चाहे तो हमने काम किया है। क्रेडिट लिया आप तो नहीं, कभी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिना काम किए क्रेडिट लेना चाहती है प्रचार तंत्र माध्यमों से, उस पर मेरा प्रश्न है। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, यदि आपने बुलाया है तो। जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार आई है, इन्होंने अनगिनत वादे इन्होंने अपने घोषणा पत्रों में, लोक संकल्प पत्रों में किया है।
मैं याद दिलाऊं तो ये अतिशयोक्त प्रदीप जी, नहीं हाँ, होगा। sorry, देखिए डीपी जी सुनिए सुनिए, मैं आपको कहना टोकूंगी नहीं, चाहता लेकिन मेरे सवाल पर आप रही, क्योंकि अभी चर्चा बहुत अलग जाती हुई दिखी थी। मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ उस पर प्लीज आप जवाब दें कि ये आपको कैसे नहीं दिख रहा है कि अभी की भी तस्वीरें बिल्कुल नाकारा दिख रही भारतीय जनता पार्टी कि केवल शक्ल ही है झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना। इन्होंने जितने भी वादे पिछले 2014 से इस देश की जनता से किया है, केवल और केवल छलावा किया है, धोखा दिया है, कपट किया है और इस देश को बुरे हाल में बदहाली की स्थिति में लाने का इन्होंने काम किया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो हालात बने हैं वो कहीं पे केवल भारतीय जनता पार्टी नफरत, केवल नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब करा करके जो एक काम कर रहे हैं। दीजिए, लेकिन बोलने में मैं चाहती हूँ विषय पर रहिए। देखिए, मैं विषय में ये कहना चाहता हूँ, मैं विषय यही कहना चाहता हूँ शिवांगी जी कि इस कॉरिडोर का जो इन्होंने ये बनाया है एक्सप्रेस वे, उसका स्वागत कौन नहीं करेगा? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे? हम स्वागत करते हैं, मगर एक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं हो। शिवांगी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से टोल टैक्सेस हम गोंडा तक जाते हैं 200 रुपए टैक्स देते हैं, आप दिल्ली तक चले जाइए, जितना आप बस में और ट्रेन में जा सकते हैं उतना उससे ज्यादा टोल टैक्स हो जाता है। टोल टैक्स किन लोगों को दिया, चाहे वो सरकारी खजाने में जाता है, चंद जो है जो इनके भक्त लोग हैं उनके खजाने में जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो। और पिछले 5 साल से हमने आपने देखा है दो इनके ब्रेकिंग सेरेमनी हो गए, एक डिफेंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम हो गया। आखिर इन्होंने बेरोजगारी को कम करने के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? और वही शरद जी, फिर मैं वही प्रश्न करता हूँ दोबारा, क्या इन्होंने 5 साल में एक भी इंडस्ट्री, एक भी फैक्ट्री इन्होंने लगाने का काम किया है और कितने लोगों को रोजगार दिया है? ये बताएं। खूबियां भी विपक्ष में रहते हुए ढंग से बताना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा वक्त मैंने दिया। मैं टोक इसलिए रही हूँ क्योंकि बुंदेलखंड का जिक्र नहीं हो रहा था। मैं शरद जी के पास चलती हूँ, रुकिए ना डीपी जी, आप नहीं बोल पाए, मैं सुन रही थी इसलिए आपको। शिवांगी जी मुझे इंडस्ट्री को लेकर काम बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि 2.5 साल प्लीज सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं बोलते तो आपको बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं बोल पा रहे जो है प्रचार तंत्र जो है और लोग खरीद लिए होंगे। हम लोग विपक्ष के लोग हैं और ये देशभक्त लोग हैं, कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी है। मैं इनके ये हमें नहीं खरीद सकते हैं। और हम बोलेंगे जो जनता के हित की बात होगी और जनता के साथ धोखा करेंगे तो धोखे की बात बोलना ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है और उसको मैं बोल के रहूंगा। बोल तो रहे नहीं है वो शरद जी, आप मतलब बोल लेने देखिए, मुझे पूरी सहानुभूति है देवेंद्र जी से। इन्होंने कहा कि टोल नहीं चार्ज होना चाहिए। अभी कम से कम 2 राज्यों में तो इनकी सरकार बची है, थोड़े दिन में शायद वो भी निपट जाएगी। तो इन अपनी दोनों राज्यों में टोल टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। वहां क्यों लोगों को लूटा जा रहा है? वहां निजी क्षेत्र को आप दे रहे हैं, वहां आपने चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके नितिन गडकरी माननीय मंत्री जी हैं और टोल टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, अभी 1 जुलाई से फिर बढ़ गया है। आप स्टेट आदमी की आमदनी कम होती जा रही है सर, आमदनी कम होती जा रही है और जो है उसकी खर्चे ज्यादा होते जा रहे हैं। क्यों आप जनता के ऊपर रोजाना जो है टैक्सेस का भार बढ़ा रहे हैं? आज न जाने कितनी चीजें, आज जो गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था आज 1100 रुपए में जनता लेने को मजबूर है। आज आपने सारी नौकरियों पे ताला लगा दिया है, आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी, जहां 1.5 लाख 2 लाख रुपए लोगों को तनख्वाह मिलती है, आज 10,000 रुपए आप तनख्वाह दे करके और मजबूर कर दिया जनता युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को काम करने के लिए। ये मुख्य मुद्दा है देश का। समीर जी को मौका देंगे कि नहीं देंगे? आप हैं, लेकिन अभी वो भी बहुत बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, तो मैं चाहती हूँ उनको भी मौका मिले और जवाब सुन लीजिए प्लीज, इस बार मत टोकिएगा। शरद जी 20 सेकेंड्स। देखिए, जो ये बता रहे हैं कहानी, स्टेट हाईवेज इनके यहाँ है, स्टेट हाईवे पे तुरंत टोल टैक्स खत्म कर देना चाहिए इनको। और 2 राज्य जहां इनकी अभी, एक पंजाब में इनकी सरकार थी थोड़े दिन पहले तक, पंजाब का हाईएस्ट डेट टू एक्सपेंडिचर रेशियो है, सबसे ज्यादा कर्जदार पंजाब सरकार है, 53% उनका कर्ज है।
और 20% जो है वो अपने टोटल रेवेन्यू का खाली कर्जों में दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे, सिर्फ सूद दे रहे हैं। और दूसरी हालत जो है वो ये आरबीआई के फिगर है, दूसरी हालत राजस्थान की है। इन्होंने इतना दान पुण्य का काम किया, इतने बड़े दानवीर कर्ण बन गए कि पूरी दोनों सरकारें बिकने की कगार पे आ गई हैं। इन्हें राजस्थान में अभी 2 जगह सरकारें, वहां स्टेट हाईवे भी हैं। राष्ट्रीय हाईवे में तो हम बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, आप स्टेट हाईवे में तुरंत खत्म कर दीजिए। इस देश और में सब वापस तकसीम कर आइए। दीजिए एकदम। सरकारों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से राजस्थान वापस आ है। जाइए शरद जी, राजस्थान से वापस आ जाइए। ये तो आपने उनके टोल टैक्स पर जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद जो इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल बार बार खड़े करते हैं, मैं चाहती हूँ एक बार सही शब्दों में समझा दीजिए इन लोगों को, ताकि समझ में आ जाए विपक्षी के तौर पर इनको। मैं शांति से बात कर रहा हूं कि हम लोगों को जिस क्षेत्र का विकास करना है वहां पे चौतरफा विकास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहां पे बिजली के कनेक्शन देने पड़ेंगे, वहां एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बनेगी। शायद बिजली तो है ही नहीं यहाँ पे। राजधानी लखनऊ में आज के डेट में 5-5, 6-6 घंटे बिजली कट रही है, हालात खराब है साहब। ठीक है, मैं समझ गई ना। डीपी जी जवाब देंगे मेरे सवाल का जो मैंने किया था, और जब शरद जी से मैं उनके ही सवाल का जवाब लूं तो वो फिर बीच में बोलेंगे, तो मैं मूवी कर देती हूँ। फिर मैं जा रही हूँ समीर जी के पास अब सवाल लेकर। समीर जी देखिए, आपके पास बहुत देरी से आ रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप ये बताइए, जो एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें आप क्या चाहते हैं? सरकार कितने समय में, जो चौमुखी विकास की बात करती है, जो आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हम जिक्र कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या अपेक्षा है सरकार से कि कब तक ये जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए? शिवांगी जी, मैं 2 बातें बोलूंगा, और दोनों पहलू जो बातें हैं वो दोनों पहलू इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड वो चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। पहला तो जिस तरीके से एक एक्सप्रेसवे के अराउंड जितनी भी विकास कार्यों की जो बात हुई है, जो प्रोमिसेस हुए हैं, उसको डिलीवर करने की एक टाइमलाइन दी जाए कि हाँ ठीक है, जैसे अभी प्रचार हो रहा है कि समय से कम समय में एक्सप्रेसवे बना तो दिया है, ऐसे ही दोबारा से प्रचार करने का मौका मिले कि समय से कम अवधि में हमने पूरा विकास कर दिया है, समग्र विकास कर दिया है, एक्सप्रेसवे के अराउंड हमने मंडियां बना दी हैं। और या तो फिर आप इन मंडियों को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की आप बात ही मत करिए, आप कहिए कि हमने एक्सप्रेसवे बनाना था, एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जितना विकास होना है ऑटोमेटिकली हो जाए, उसके आगे हमारा कोई रोल नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी, और सिर्फ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज उद्घाटन हो रहा है, अभी भी उसमें कनेक्टिंग रोड, जो लिंक रोड, सर्विस रोड होती है, जो कि जो उससे रिलेटेड जो जुड़े हुए गांव होते हैं, उस गांव के अलोंग जो रोड जाती है, जो उससे उनकी यातायात सुविधाओं में सहूलियत होती है, अभी वो सर्विस रोड्स अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो जिस तरीके से आज उद्घाटन हो रहा है, जल्दीबाजी में ही हो रहा है सही, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो जाए। और इसके साथ साथ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जो जो प्रपोज था, जो पूरा डेवलपमेंट था, वो पूरे डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान दे। सिर्फ एक्सप्रेसवे बना के जो हेडलाइंस बनाने वाली बात है वो ना करे, पूरा जो एक्चुअली में जनता के लिए हर तरफ से सहूलियत हो वैसा काम करे, ताकि इसका जो एंड रिजल्ट है, जो बेनिफिशियरीज हैं, जनता है, उसको अपना पूरा बेनिफिट मिले इस योजना का, इस कार्य का, इस नीति का। रही बात कि एक विजन, समाजवादी पार्टी हमेशा से, जैसे मैंने आपसे पहले भी ओपनिंग स्टेटमेंट बोला कि एक्सप्रेसवे अगर बनेंगे तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस समाजवादियों को पता है, उसकी इंपॉर्टेंस समाजवादी पार्टी को पता है। और इसीलिए, और एक बात और, कि जल्दीबाजी में कोई काम ना किया जाए। ठीक है, जल्दीबाजी में होता क्या है कि आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आप उसको जल्दीबाजी के चक्कर में होता क्या है, आप मानकों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस में देखा कि डिवाइडर पतला कर दिया गया, ये कहने के लिए कि हमने अपनी कॉस्ट बचा ली। आपने कॉस्ट बचा ली, लेकिन जो यातायात उसमें है उसके अपने सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया। तो कोई भी काम आप जनता की सहूलियत के लिए करें, जनता के लिए करें, हेडलाइन बटोरने के लिए ना करें कि हमने जल्दी बना दिया, रिकॉर्ड टाइम में बना दिया, सबसे कम पैसे में बना दिया, क्योंकि उससे रिलेटेड जनता के पास समझ में आ जाता, जनता को दिखाने के लिए तो काफी है कि हाँ ठीक है, सब रिकॉर्ड में सब कुछ हो गया, रिकॉर्ड टाइम में हो गया। लेकिन जो उसके साथ जो पीछे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो झोल झाल हो रहा है, वो जनता तक नहीं पहुंचता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह जनता के लिए। शरद जी, वो आप स्मूथिंग की बात कर रहे हैं, आप फाइन क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा मानकों की बात समीर जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो आप जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, उद्योगों को लगा के, औद्योगिक इंडस्ट्रीज को लगाने की बात कर रहे हैं, उसकी एक समय सीमा तय कर लीजिए। हालांकि इसमें जो आपने सलाहकार कमेटी बनाई है वो काम कर रही है, लेकिन वो कब तक करेगी इस पर फोकस कीजिएगा, वो भी रिकॉर्ड समय में कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा वो कैसे आगे प्रोसेस बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि सुरक्षा मानकों से क्या आप खिलवाड़ करते हैं बचत कम करके, यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे की जो आप कह रहे हैं अभी इसमें भी बहुत कम लागत आई है?
देखिए, समीर जी ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, मैं काफी चीजों से उनकी सहमत हूं, लेकिन जैसे अगर मेरिडियन बीच का छोटा किया जा रहा है, उसका मतलब नहीं कि लोगों के जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर मेरिडियन आप देखिए, शहरों में तो बहुत ही पतले होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें एक्सीडेंट हो रहा है। की रोडों को आप एक्सप्रेस से कंपेयर ना दूसरी करें, चीज, स्पीड लिमिट में दूसरी और जो चीज, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसमें आप बहुत सुन फर्क होता लीजिए, है। आप सुन लीजिए जी, मैं आपको करेक्ट 2 कर रहा हूं, मिनट खाली मैंने बाकी आपकी बात बात करिए। सुनी, आप सुन लीजिए, मैं आपकी कई बातों से मैं सहमत हूं कि हम लोग को जल्दी विकास करना चाहिए। जब हमारी सरकार आई थी, हमको सिर्फ 2.5 साल का कार्यकाल मिला है। जो काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया वो 2.5 साल के अंदर किया है, और 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी इंडस्ट्री पैसा लगाने को तैयार नहीं थी। जब वो कोई बिक नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई विकास नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, हम लोगों ने उस बीच में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख हमने बिजली के 2 करोड़ 60 लाख गैस के कनेक्शन दिए, 42 लाख मकान बनाए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में दिल्ली की आबादी से ज्यादा हम लोगों ने शौचालय दिए हैं। तो ये विकास इस समय अभी जरूरत थी लोगों को जिंदा रखने की, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत थी। लोगों की उस समय मांग थी कि उनको राशन मिले, उनको जिंदा रखा जाए। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, जब हम फैक्ट्री या इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम सरकारी नौकरी और सरकारी फैक्ट्री की बात करते हैं। नौकरी का मतलब सरकारी नहीं होता है। सरकार तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां देती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, सब कुल मिला के 1.5 से 2 करोड़ के बीच में सरकारी नौकरियां हैं। बाकी जो 128 करोड़ लोग हैं उनको निजी क्षेत्र में नौकरी मिलती है। हमारे काफी नेताओं को उद्योगपतियों से दुश्मनी है कि ये उनके उद्योगपति, ये उनके उद्योगपति, वो आपके उद्योगपति, आप उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। इस समय अब समय आ गया है, जो पुराना समाजवाद था उसका समय खत्म हो गया। अब समाजवाद में आप जनता के लिए काम करिए और जनता को इतनी ताकत दीजिए कि वो खुद उद्योग लगाए, वो खुद लोगों को नौकरियां दे। तो ये जो उद्योगों को कोसने का हमें उद्योग चाहिए भी और हम उद्योगों को कोसेंगे भी, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। निजी क्षेत्र का विकास ही, निजी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। तो निजी क्षेत्र को आने के लिए उनको सुरक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने सुरक्षा दी, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बिजली के कनेक्शन दिए। मतलब इतने बिजली के कनेक्शन पिछले 70 साल में नहीं मिले हैं। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने कनेक्टिविटी दी है, मैं समीर जी से पूरी तरह सहमत हूं कि इसकी हमको स्पीड बढ़ानी है, हमको ठीक है इसकी शरद जी, रफ्तार बहुत अच्छी बढ़ानी बात है। कुछ बातों को आप सुझाव के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम भी बहुत अच्छे से हो रिकॉर्ड टाइम में, वो भी उम्मीद यहाँ पर जता रहा है विपक्ष और हम भी जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बुंदेलों के लिए बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होने वाली है। आगे आने वाले दिनों में कैसे बहुआयामी लाभ मिलेंगे वो देखना होगा। धन्यवाद।